गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय के अंतर्गत अपना जो नया टॉपिक रहेगा, जैसे अपन लास्ट के वीडियो में बात कर रहे थे, अपने लास्ट के जो टॉपिक चल रहे थे क्लासेस में चले थे, जैसे अपन लिंग संलग्न वंशागति पढ़ रहे थे, उससे संबंधित अपन ने रोग पढ़े थे। जैसे वर्णांधता रोग अपन ने पढ़ा था। वर्णांधता रोग क्या है, क्यों होता है, इसकी वंशागति कैसे होती है। तो आज अपन एक नई डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज की अपनी नई डिजीज होगी वो होगी हीमोफीलिया। नई डिजीज होगी वो होगी हीमोफीलिया। अब आप अपन नॉर्मल देखते हैं हीमोफीलिया डिजीज अपन बोलते हैं, इसके अदरवाइज अपन इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोल सकते हैं। ब्लीडर डिजीज या आप ऐसे नोट कर लीजिए, भले रक्तस्रावी या ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर रोग, या आप बोल दीजिए इसको शाही रोग, या आप इसको बोल दीजिए, इसी के तहत आप ऐसा कह सकते हैं कि अपन इसको बोल सकते हैं क्रिसमस रोग। कौन सा रोग? क्रिसमस रोग। तो अपन देखते हैं कि हीमोफीलिया जो रोग है, तो इसको अपन हीमोफीलिया रोग तो नॉर्मल भाषा में बोलते ही हैं, सब बोलते हैं हीमोफीलिया रोग भी अपन इसी को कहते हैं। इसी के तहत अपन इसको ब्लीडर्स रोग भी कह सकते हैं, और ब्लीडर्स रोग के तहत अपन इसको क्रिसमस रोग भी कह सकते हैं, और शाही रोग भी कह सकते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि अपन इसको ये रोग क्यों कह सकते हैं, कि कारण क्या है कि अपन इसको इतने नाम दे सकते हैं। देखिए, हीमोफीलिया रोग का मैं कारण बताऊंगा आपको, ब्लीडर्स डिजीज अपन इसको क्यों कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात, इस रोग में होता क्या है कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी कहीं पर भी यदि चोट लग जाए अपने शरीर पर, और चोट लग जाए तो नॉर्मल अपन ने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि 3 से 6 मिनट के भीतर, 3 से 6 मिनट के भीतर क्या हो जाता है, रक्त रुधिर स्कंदन हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, यही पढ़ा है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं हीमोफीलिया रोग में, तो हीमोफीलिया रोग में क्या हो जाता है, कहीं पर भी यदि अपने शरीर पे चोट लग जाती है, तो चोट लगने वाले स्थान पे लगातार रुधिर का क्या होता रहता है, बहाव, स्राव होता रहता है। मतलब रुधिर का क्या नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है। ये तो एक मेन बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन इसको ब्लीडर्स रोग भी इसीलिए कहते हैं, यानी ब्लड यानी क्या होता है, रुधिर होता है, और लगातार रुधिर का क्या होता रहता है, स्राव होता रहता है। तो अपन इसको कौन सा रोग कह देते हैं, ब्लीडर रोग कह देते हैं। हालांकि एक ब्लीडर रोग के बारे में क्यों कहते हैं वो डिटेल से मैं आपको थोड़ा सा जस्ट इसके आगे बताऊंगा। दूसरी चीज बात आती है कि शाही रोग क्यों कहते हैं। तो देखिए, अपन ने पढ़ा है शुरू में कि राजशाही व्यवस्था होती थी। कौन सी व्यवस्था? राजशाही। राजशाही का मतलब क्या होता है, राजा शासन प्रशासन की प्रोसेस होती थी। और शाही रोग अपन इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल जो ब्रिटेन की महारानी है, सर्वप्रथम इस रोग के बारे में जो स्टडी हुई थी, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी का नाम था विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। तो ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, उसके जो वंशज थे उनमें ये हीमोफीलिया रोग पाया गया था। मतलब विक्टोरिया महारानी में सबसे पहले अपन इसको क्या किया गया, नोटेड किया गया। अब हुआ क्या, इस महारानी जो विक्टोरिया थी, इसके जो वंशज थे, जो इसकी शाही फैमिली थी, शाही को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल फैमिली, जिसको अपन बोलते हैं। तो जैसे वो स्पेन में भी थी, रूस आदि, ब्रिटेन जो मैन है ही है, इन देशों की जो शाही फैमिली थी
उनमें क्या था, इस हीमोफीलिया रोग पाया गया। अब वो कैसे वहां पे संचरित हुआ, इसकी बात करते तो विक्टोरिया की जो महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके वंशजों में जो स्पेन में थे, रूस में थे, रसिया यानी ब्रिटेन में थे, तो उनमें ये मुख्य रूप से पाया गया। इसका मतलब यह जो रोग है ये उसकी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ियों में क्या हुआ, संचरित हुआ। तो जनक पीढ़ी से संचरित पीढ़ियों में संचरित है, इसका मतलब ये रोग कौन सा हुआ, लिंग संलग्नी रोग तो हुआ ही हुआ ना। अरे कौन सा रोग हुआ, लिंग संलग्नी रोग हुआ, क्योंकि जनक पीढ़ियों में संततियों में संचरित हुआ। और जो हीमोफीलिया रोग का जो जीन है वो जैसे वर्णांतता में अपन ने पढ़ा था कि एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होता है, तो जो हीमोफीलिया रोग का जो जीन है, अप्रभावी जीन है, वो भी कौन से गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होगा, एक्स गुणसूत्र पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब एक तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि किस प्रकार का रोग है, तो लिंग सहलग्नी किस जीन के कारण होता है, तो लिंग सहलग्नी अप्रभावी जीन के कारण होता है। किस प्रकार की बीमारी है, तो लिंग सहलग्नी रोग है। ये बात आपको ध्यान में रखना विशेष रूप से। लिंग सहलग्नी एक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, वो कौन सी थी, वर्णांतता थी। और एक दो एग्जाम्पल तो आपको कम से कम ध्यान में रखने हैं। तो हीमोफीलिया डी है वो क्या है, लिंग सहलग्नी रोग है। जीन कौन सा है, लिंग सहलग्नी अप्रभावी जीन है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखना कि इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से देखिए अपन जब डिवाइड करते हैं हीमोफीलिया रोगों को, क्या करते हैं, हीमोफीलिया रोग, तो हीमोफीलिया रोग को नॉर्मल वे में अपन बात करते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार की डिजीज है वो नोटेड की गई है। अब एक बात ध्यान में रखना, आप ये सोच लो अपने में तो नहीं होगा क्योंकि तो शाही फैमिली में हुआ था, नहीं ऐसी बात नहीं है। रोग अपने आस पड़ोस में भी हो सकता है, अपने जो सात संततियां हैं उनमें भी हो सकता है, और अपने फैमिली में भी किसी को भी हो सकता है। अब देखिए बात आप इतनी ध्यान रखना, एक है हीमोफीलिया ए और एक है हीमोफीलिया बी, 2 ध्यान रखना। 2 प्रकार इसके भी, उन 2 प्रकारों में अपन सबसे पहले बात करते हैं। एक है हीमोफीलिया ए और एक है हीमोफीलिया बी। ये जो हीमोफीलिया ए है और ये बी है, हीमोफीलिया ए उस समय होगा जब रुधिर स्कंदन कारक, मैंने आपको बताया दिए थे पिछली कक्षाओं में जब अपन ने रक्त परिसंचरण तंत्र की बात पढ़ी थी, रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ा था। तो रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में अपन ने देखा था कि रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया के लिए लगभग 13 कारक क्या होते हैं, मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। कितने कारक होते हैं, 13 कारक उत्तरदायी होते हैं। तो उन 13 कारकों की अपन बात की थी पीछे की कक्षाओं में। तो हीमोफीलिया ए है वो, उसमें जो कारक नंबर 8 होता है, कौन सा कारक है, रक्त स्कंदन जो कारक होता है 8, वो क्या होता है, नहीं निर्मित हो पाता है। अब निर्मित नहीं हो पाने का कारण क्या है कि एक्स गुणसूत्र पर जो हीमोफिलिक जीन होते हैं, जो अप्रभावी रूप में जीन होते हैं, वो इन रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होने देते हैं। तो हीमोफीलिया ए होता है, उसमें रक्त स्कंदन कारक नंबर 8 होता है, वो क्या होता है, नहीं बन पाता है। और हीमोफीलिया बी होता है, इसको अपन क्रिसमस रोग भी कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि क्रिसमस रोग भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, सबसे पहले इस रोग को नोटेट किया था एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। तो स्टीफन क्रिसमस में सबसे पहले इस हीमोफीलिया बी को क्या किया गया था, डिनोटेट किया गया था। तो अपन इसको कौन सा रोग कहते हैं, क्रिसमस रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी है, इसमें जो रक्त स्कंदन कारक नंबर कौन सा है,
यानी मुख्य रूप से अपन को देखना है कि क्रिसमस रोग, अब आपसे पूछे क्रिसमस रोग क्यों कहते हैं, क्रिसमस रोग की बात आ जाए तो इसको अपन को इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिसमस रोग है यानी हीमोफीलिया जो बी है, इस हीमोफीलिया बी में रक्त स्कंदन कारक कौन सा नंबर जो 9 होता है वो क्या होता है, निर्मित नहीं हो पाता है, यानी वो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब इतनी बात, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें थी और आपको इतना पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया डिजीज के बारे में ये प्रमुख बिंदु हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इतनी प्रमुख बातें होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार का रोग है, लिंग सहलग्नी रोग है। वंशागति कैसी होती है इसकी, लिंग सहलग्नी वंशागति होती है। कौन सा जीन है, एफ प्रभावी जीन के कारण मुख्य रूप से डिजीज होती है। समझ गए मेरी बात? तो हीमोफीलिया, ब्रीडर्स, साई रोग, क्रिसमस रोग, हर प्रकार के रोगों के बारे में आपको बता चुका हूं। थोड़ा ब्लीडर्स और साई रोग के बारे में बताना, साई रोग के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, ब्लीडर्स रोग के बारे में जस्ट आगे बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अब अपन आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया डिजीज। ये तो प्रमुख बातें हो रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात मैं आपको बता रहा था। अब देखिए जैसे अपन ने बात की थी, किसकी बात की थी अपन ने, वर्णांतता रोग की, उसी प्रकार हीमोफीलिया रोग होता है उसमें जो महिला होती है। जैसे वर्णांतता रोग में भी अपन ने ये पढ़ा था कि महिला होती है और रोग की वाहक होती है, तो इस हीमोफीलिया रोग में भी महिला होगी, वो रोग की क्या होगी, वाहक होगी। हाँ, रेयर केस में अपन ये मान सकते हैं कि हीमोफिलिक हो सकती है। और जो पुरुष होगा वो क्या होगा, रोग ग्रसित होगा, रोग ग्रसित होगा। अब देखिए काफी केसेस बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स होते हैं, और पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स और वाई हो सकते हैं। नॉर्मल जो सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन क्या हो सकती है। पहली कंडीशन ये भी हो सकती है, एक्स गुणसूत्र की अपन बात कर सकते हैं, तो ये कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, सामान्य होगी। भाई ये तो सामान्य तो होगी ना महिला, एक्स सामान्य, क्योंकि एक्स गुणसूत्र में हीमोफिलिक जीन है वो क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं है। और अपन ये कंडीशन भी ले सकते हैं कि ये भी क्या है, पुरुष बिल्कुल क्या है, सामान्य है। तो दो कंडीशन तो ये हो रही है अपने सामने। नेक्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, अपन महिला क्या है, केवल रोग की वाहक है, इस बात का ध्यान में रखना। अब आप के माइंड में किसी को चल रहा होगा कि महिला रोग की वाहक है क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो हीमोफिलिक जीन होता है वो केवल कौन से गुणसूत्र पे प्रेजेंट होगा, एक्स पे होगा। अब पुरुष में तो केवल एक एक्स गुणसूत्र है, तो यदि उस पे होगा तो वो तो रोग से ग्रसित होगा, वो वाहक नहीं हो सकता। पुरुष कभी भी रोग का वाहक नहीं हो सकता है, वह हमेशा रोग से क्या होता है, ग्रसित होता है। अब महिला में दो एक्स गुणसूत्र हैं, तो जो जिसकी प्रायोरिटी होगी उस पर क्या होगा, जीन प्रेजेंट होगा, एक गुणसूत्र बिल्कुल क्या रहेगा, सेफ रहेगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, पुरुष को अपन क्या मान लें, पुरुष सामान्य भी हो सकता है यदि महिला क्या हो, रोग की वाहक हो, और महिला सामान्य हो तो पुरुष रोग का वाहक हो सकता है। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, अपनी केस हो सकता है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि महिला रोग की वाहक हो और पुरुष हो सकता है वो रोग से क्या हो सकता है, ग्रसित हो सकता है, ये भी केस हो सकता है। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि महिला है वो रोग से ग्रसित है, मतलब महिला हीमोफिलिक है, और पुरुष है वो रोग से क्या है, ग्रसित है। तो अलग अलग अपन स्टेप की बात करें, जब वंशागति की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से 5 स्टेप अपने सामने आती हैं। यदि अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज तो जनरल स्टेज है, तो उसका तो अपन को इस डिजीज से कोई लेना देना नहीं है, वे दोनों जनरल हैं। और अमूमन
मैक्सिमम केसेस में आपको जनरली मिलेंगे, तो वैसी तो कोई बात है ही नहीं। इन कंडीशंस में अपन को जो 4 केसेस अपने सामने आ रहे हैं उनके बारे में अपन को थोड़ा डिटेल से ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए मैं आपको एक केसेस सबसे पहले बता रहा हूं कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये H क्या है। H का मतलब जैसे अपन ने वहां C कलर ब्लाइंडनेस से नोटेट किया था, कलर ब्लाइंडनेस को अपन से C से नोटेट किया था, तो ये वो जीन थी C, और यहाँ पे H हीमोफिलिक जो जीन है उसको अपन ने H, क्योंकि हीमोफिलिया H होता है, H से शुरू होती है स्पेलिंग, तो ये अपन इसको H जीन के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, नोटेड कर रहे हैं। अब देखिए पूरी डिटेल को समझना तब समझ में आ जाएगी आपको पूरी बात है। यदि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो इससे एग्जाम में हो चाहे किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलना है। यदि अपन देख लें कि एक मादा है और नर है, या ऐसा मान लो कि महिला है और पुरुष है। यदि एक रोग की वाहक महिला, क्योंकि महिला क्या होगी, केवल रोग की वाहक होगी, और पुरुष क्या हो सकता है, सामान्य है, तो यदि एक रोग की वाहक महिला है और उसकी शादी सामान्य पुरुष के साथ या नर के साथ कर दी जाए या हो जाए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यदि एक हीमोफीलिया रोग की वाहक महिला का विवाह है सामान्य पुरुष के साथ कर दिया जाए, तो उनसे उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाइए। ये बात है। देखिए अपन सबसे पहले गैमेट्स में डिवाइड करते हैं, और ये गैमेट्स में डिवाइड किया, और ठीक इसी प्रकार इसको भी अपन ने क्या किया, गैमेट्स में डिवाइड किया। अब देखिए क्रॉस करवाते हैं, ये क्रॉस हुआ X और X, आपको पता है अपन ने लिंग गुणसूत्रों के निर्धारण में पढ़ा था, लिंग निर्धारण में, कि जब X और X गुणसूत्र आपस में मेल खाते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, लड़की है, और X Y के साथ होता है तो ये क्या है, लड़का है। और ये जो वाहक जीन है X गुणसूत्र, तो ये क्या है, लड़की है, और ये क्या है, लड़का है। मैं यहां लड़के वाले को गोले में बंद कर रहा हूं, ये दोनों को अपन ने क्लोज कर दिया। क्या आपको रिजल्ट मिला, कैसी वंशागति यहां पे मिली है आपको? तो देखिए जो नर पैदा हो रहे हैं संततियों से, मतलब पुत्र, ऐसा मान लीजिए जो पुत्र पैदा हो रहे हैं जनकों से संततियों में, तो वो पुत्र किस रोग से क्या ग्रसित हो रहे हैं या उनकी क्या सिचुएशंस हो रही है, तो ये तो अपन को पता है कि लड़का होता है या जो नर होता है या पुत्र होता है या पुरुष होता है, वो रोग का वाहक नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए ये एक XY है और ये X और Y है। आपको क्या लगता है 50% जो बच्चे हैं, जो नर हैं, जो पुत्र हैं, जो पुरुष हैं, वो स्वस्थ होंगे बिल्कुल, किसी भी प्रकार के रोग से वो क्या नहीं होंगे, ग्रसित नहीं होंगे। और 50% जो लड़के जो होंगे, जो नर होंगे, जो पुत्र होंगे, वो क्या होंगे, रोग से क्या होंगे, ग्रसित होंगे। मैं ये नर, पुरुष, पुत्र ये सब नाम बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए अब तक। सेकंड अपन बात करते हैं मादा की, यानी अपन बोले तो पुत्रियों की, या अपन बोले तो महिला की। इसकी अपन रेशियो की बात करते हैं तो यहां देखिए ये जो लड़की है 50% लड़कियां होंगी पैदा, वो बिल्कुल क्या होंगी, स्वस्थ होंगी, यानी वाहक भी नहीं होंगी। और 50% जो लड़कियां होंगी वो आपको यहाँ क्या लग रही हैं, रोग की
वाहक है, तो रोग की वाहक, ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन। थोड़ा सा इस कंडीशन के बारे में ध्यान में रखना, वैसे तो मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। ये जो रोग की वाहक महिला होगी, अब समझना उस बात को, ब्लीडर्स रोग को, इस रोग की वाहक महिला में जो मासिक स्राव होगा, ठीक है, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या जिसको अपन एमसी बोलते हैं या अपन रजोधर्म बोल देते हैं, सॉरी रजो चक्कर बोल देते हैं, ये जो मंथली पीरियड के बाद में जो साइकिल होगी, तो जो रक्त का स्राव होगा, तो इस रोग की वाहक महिला में रक्त का स्राव होगा, तो वो काफी लंबे समय तक रक्त का स्राव होता रहेगा। मतलब कुछ मेडिसिन लेने पर वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। मतलब रक्त स्रावित ज्यादा होगा, और ज्यादा रक्त स्रावित होने के कारण अपन इसको क्या कह रहे हैं, ब्लीडर्स रोग कह रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आए, हाँ ऐसी बात नहीं है, बुक में पूरी लाइनें एडिटिव्स लिखी हुई हैं, लेकिन आ सकता है। और इसे डिटेल से अपन तब पढ़ेंगे जब अपन नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। तो ये अपनी केस स्टडी तो थी, ये केस स्टडी नंबर 1 थी कि यदि महिला क्या हो, रोग की वाहक हो, और पुरुष क्या हो, सामान्य हो, तो उनसे उत्पन्न संततियों में हीमोफीलिया रोग की वंशागति को समझाइए। ये अपने इस आज के टॉपिक में था। बाकी अपन जो 2-3 केस स्टडियां हैं हीमोफीलिया रोग से रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।